चुनाव प्रचार में तमाम नेताओं ने जमकर अपना पसीना बहाया। लगातार पिछले 15-20 दिनों से चुनावी प्रचार का शोर कल शाम 5 बजे थम गया और अब नेता सिर्फ जो उम्मीदवार है वो डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर सकते हैं और कल 25 तारीख को सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन नेताओं ने किस तरीके से चुनाव प्रचार किया, कैसा चुनाव का रुख रहा, किस तरीके के आसार बन रहे हैं, कौन कमजोर है, कौन भारी है, तमाम चीजों पे विश्लेषण करेंगे विनय यादव जी से। क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा सीट एक ऐसी सीट रही कि जो एक हॉट सीट बन गई हरियाणा में, और हॉट सीट बनी टिकट की देरी से, क्योंकि कैप्टन अजय सिंह यादव टिकट की दौड़ में थे और टिकट वितरण काफी देरी से हुआ और उनकी टिकट काट करके राज बब्बर को दी गई। उससे कैप्टन अजय सिंह यादव नाराज भी हुए, लेकिन 2 दिन में ही वो नाराजगी दूर हो गई और उसी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जब राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया गया तो चुनाव प्रचार नहीं उठा था, लेकिन जैसे ही कैप्टन की एंट्री उनके साथ हुई तो किस तरीके से पूरे समीकरण बने। और उधर भाजपा ने राव इंद्रजीत सिंह की घोषणा बहुत पहले कर दी थी, उनको अपना उम्मीदवार बना दिया था और उनको प्रचार में काफी समय मिला और खूब जमकर दोनों तरफ से जो चुनाव प्रचार किया गया, बड़े बड़े दिग्गजों की एंट्री हुई और तमाम लोग कहे कि 3 सीटों पे हमारी जो फोकस निगाह बनी रही, पैनी निगाह बनी रही, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक और गुरुग्राम लोकसभा सीट, क्योंकि तीनों हॉट सीटें हैं। रोहतक सीट इसलिए हॉट थी क्योंकि वहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा जो 2019 में चुनाव हार गए थे, उनके लिए भी ये सीट एक अस्तित्व का सवाल बन गई कि उनको ये सीट बचानी है और किस तरीके से बचानी है उसको लेकर के लगातार शाम दाम दंड भेद चुनाव प्रचार तूफानी करते रहे। और गुरुग्राम किस तरीके से सुर्खियों में आई वो भी हमने आपको बताया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, क्योंकि वहां सुरुचि चौधरी लाइन में थी टिकट की, उनकी टिकट काट के राव दान सिंह को टिकट दी गई कांग्रेस की ओर से और वहां धर्मवीर बीजेपी के प्रत्याशी है। इसी प्रकार रोहतक के अंदर अरविंद शर्मा भाजपा के तीसरी बार प्रत्याशी है। तो तमाम चीजों पे विनय यादव जी से जानकारी लेंगे, क्योंकि गुरुग्राम सीट पर सबसे बड़ी चर्चा ये रही कि कैप्टन के आने से क्या चुनाव बब्बर का बदल पाया, कितना कैप्टन जो है उनको मदद कर पाए, किस तरीके से पिता पुत्र दोनों लगे हुए थे। और तमाम जगह और भी अन्य कांग्रेसी नेता, चाहे ML रंगा की बात कर ले या औरों की बात कर ले, तमाम लोग अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर के डरे हुए थे और पूरा उस पर विश्लेषण करेंगे। विनय जी, बब्बर को बहुत देरी से टिकट मिली, क्या लगता है इसका नुकसान होगा या कैप्टन अजय सिंह यादव उसकी भरपाई कर पाए? आपको कुछ लगता है? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को तो बहुत टाइम मिला, इसी तरीके से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भी दान सिंह को समय कम मिला, किस तरीके से देखते हैं? मोहन जी, शुरू में लगता था जो ये सीटों की कांग्रेस की तरफ से घोषणा में देरी हो रही है उससे पार्टी के कैंडिडेट्स को नुकसान होगा, मगर इस बार क्या हुआ, उस मापदंड को बिल्कुल जनता ने बदल दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल सत्ता में थे, इनके कैंडिडेट को इतनी जल्दी टिकट दे दी गई कि ये चुनाव प्रचार करते करते थक गए और थक गए। जितने ज्यादा ये जनता के बीच में गए उतने ही जनता ने इनसे सवाल करने शुरू कर दिए, आपके कार्यकाल में क्या काम हुए हैं वो हमें बताइए। अब उस जब विषय के ऊपर जब इनके बात जनता के सामने सामने नेताओं के अंदर वाद विवाद होने लगा तो लोग इनके विरोध में भी शुरू हो गए। क्योंकि कई बार जब जनता काम नहीं कर पाता है जनता के नेता को ही, और जब जनता सवाल करती है वो जवाब ना दे या जवाब गलत दे तो उसका भी एक प्रभाव जनता के ऊपर विपरीत ही पड़ता है, तो वो चीजें इनको परेशान करने लग गई। गुड़गांव लोकसभा के अंदर राज बब्बर को टिकट देर से दी गई, अगर सीधे ही घोषणा राज बब्बर की कर दी जाती, राज बब्बर को टिकट दी गई तो वो इतनी चर्चा का विषय नहीं बनती। मगर 10 दिन तक कंटिन्यू चलता रहा, टिकट किसको मिलेगी, उसका नाम आ रहा है, उसको मिलेगी, उसको मिलेगी, तो लोगों के अंदर भी मीडिया में वो लोग चर्चा का विषय बन गए, लोग उनको समझने जाने लग गए। और उन 10 दिनों के अंदर राज बब्बर का नाम अगर एक बार सुनते तो लोगों की जुबान पर नहीं आता था, पर 10 दिनों में जब 100 बार लोगों की जुबान पर वो नाम आया तो नाम धीरे धीरे उनके लिए परिचित होने लग गया। अच्छा, वो विश्लेषण होते रहे, लगातार चर्चा रही, कैप्टन को मिलेगी, बब्बर को मिलेगी, कई नाम भी उछले इस दौरान, कभी संजय दत्त का नाम आया, कभी औरों का नाम आया, तो ये तमाम चीजें क्या लगता है उनके लिए फायदे का सौदा कर गई। और उधर जैसा भी आपने बताया बीजेपी को बहुत पहले बीजेपी ने टिकट दे दी तो वो कहीं ना कहीं थक गए, उनका विरोध जगह जगह देखने को मिला। वो एक विरोध बीजेपी के उम्मीदवारों का, चाहे रणजीत चौटाला का हो, चाहे अन्य नेताओं का, चाहे धर्मवीर का हो, तमाम जगह जो विरोध मिले, क्या लगता है उससे कांग्रेस के उम्मीदवारों को गेन होता चला गया वहां से? बिल्कुल मोहन जी, कांग्रेस की गेनिंग के कई कारण हैं। एक तो चुनाव हमारे देश का है, लोकसभा का है, तो जो पार्टी के भाजपा के जो सीनियर नेताओं के बयान थे
वो बयान उनको फायदा देने के बजाय लगातार नुकसान करते चले गए। जो सीनियर नेताओं ने जो बयान दिए, उनके बयानों का जवाब या काट भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद का चुनाव लड़ रहे उनके पास किसी के पास नहीं बचा। जिस तरह से वो हिंदू मुस्लिम की बात करते थे पार्टी के सीनियर नेता, बाद में उनको पलटना पड़ा, उस बयान से मुकरना पड़ा। मंगलसूत्र की बात आई, वो नुकसान यहाँ के स्थानीय जो नेता थे उनको झेलना पड़ा। इस तरह भैंस चोरी की जो बात आई, घोटालों की जो बात आई, फिर आखिरी के अंदर जो राहुल जी बार बार कहते थे कि देश के उद्योगपतियों का नाम नहीं लेते, आखिरी उन उद्योगपतियों का नाम अपनी जुबान से उनको लेना पड़ा। टेम्पो से पैसे आ रहे हैं वो बात करनी पड़ी। तो ये बातें उनके खिलाफ विपरीत चलती चली गई। भाजपा के शीर्ष नेताओं के जो बयान थे वो उनका प्रभाव भी यहाँ जनता में देखने को मिला, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। लोग एक मिनट में कोई भी खबर कभी कहीं से कहीं पहुंच जाती है। वो पुराना समय नहीं है, अखबार आज छपेगा 3 दिन बाद पता चलेगा, तब तक वो बात दब जाती थी, लोगों का माइंड चेंज हो जाता। वो परिस्थिति नहीं है। नहीं, सवाल मेरा एक ही है ना, देखिए जब चुनाव की घोषणा हो रही थी तब तक कांग्रेस कहीं नहीं थी पूरे देश के अंदर। आप भी इस बात को मानते हैं। और जिस तरीके से टिकट वितरण को लेकर कैप्टन अजय सिंह यादव तल्ख तेवर अपने दिखा रहे थे कि भाई जो है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, मैं क्यों एप्लीकेशन दूं, तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं अगर हम अपने क्षेत्र से बात कर ले तो आपको लगता है जो मैनिफेस्टो आया उसके बाद कहीं चुनाव में परिवर्तन आया? देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई पढ़ने वाला नहीं था, ना कोई पढ़ता। मगर जैसे ही हमारे माननीय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री, उनके द्वारा जब मैनिफेस्टो के ऊपर गलत तथ्य दिए गए, उस पर प्रहार किया गया, तो लोगों को मजबूरी में मैनिफेस्टो पढ़ना पड़ा। वैसे ना कांग्रेस वाले उस मैनिफेस्टो को पढ़ते जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, ना विपक्ष के पढ़ते, ना आम जनता पढ़ती। मगर प्रधानमंत्री के कहने के बाद लोगों ने बेताशा रूप से उस मैनिफेस्टो को पढ़ा। जब उन्हें सर्च किया, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उस तरह की बातें मैनिफेस्टो में नहीं है। तो मैनिफेस्टो स्वयं ही कांग्रेस का चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में बन गया। और उसका प्रभाव जो है, दुष्परिणाम भाजपा को झेलना पड़ा। क्योंकि लोगों ने अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा तो साथ साथ 50% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का भी मैनिफेस्टो पढ़ा। और जब उन्होंने कंपैरिजन किया भाजपा के पिछले दोनों मैनिफेस्टो और इस बार के मैनिफेस्टो में, तो लोगों को लगा अब पीछे जो इन्होंने 10 साल में वादे किए थे ये उनको ही पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आगे ये क्या करेंगे। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी केवल झूठे मैनिफेस्टो जारी करती है और उसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ रहा है। या फिर लगता है मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग का जो जिक्र किया कि वे आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, वो नुकसान हो गया और उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं गेन करती चली गई, हवा बनी। और फिर गुड़गांव लोकसभा सीट पर जब टिकटों की घोषणा नहीं हो रही थी, वो एक चर्चा का विषय बन गई। जब गुड़गांव भिवानी 2 सीटों को रोका गया था, फिर उसके बावजूद भी यानी कि तमाम चीजें ये हुई, तो किस तरीके से उसको देखते हैं? मोहन जी, मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। 2014 और 19 का चुनाव ऐसा था, 14 के चुनाव में लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए, क्योंकि उन्होंने प्रचार इस तरह का किया। अब कांग्रेस उनको विलन लग रही थी लोगों को। कांग्रेस ने इतने लंबे समय के कार्यकाल में जनता के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने सब कुछ भुला दिया। वो कहते हैं ना, ताजा हुआ लीपा हुआ उनको दिख रहा था। पीछे ही उसने किस आदमी ने कितनी लिपाई की, कितना भरत किया, जब वो जाके फर्श मजबूत हुआ, उस चीज पे नींव तक लोग नहीं गए। मगर अब जब चेंज हुआ, दलितों की बात आई, संविधान संशोधन की बात आई, कानून की बात आई, रोजगार की बात आई, तो विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठाता रहा। वो लगातार उस चीज को बोलते रहे। जनता ने 1 दिन नहीं सुना, 10 दिन नहीं सुना, 20 बार 100 बार नहीं सुना, मगर जो एक ही आवाज बार बार, जैसे मोदी 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 रोज जनता के कान में डाला गया ना 14 और 19 के अंदर, अब उसी तरह विपक्ष ने अपने मुद्दों को रोज जनता के कान में डाला और जनता को आखिरी में उसको सुनना पड़ा, समझना पड़ा। तो उसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ा। और जब दलितों के समझ में आया किस तरह आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो धीरे धीरे जब वो लोग समझे और उन्होंने मुस्लिम लीग का जो प्रधानमंत्री ने उसमें जो तड़का लगा दिया लोगों को समझने में, तब लोगों को समझ में आया केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, और वो भी जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है, जब वो अगर झूठ बोल सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में कोई कुछ भी कह सकता है। इसलिए छोटे नेता अगर सच भी बोल रहे हैं, अगर कोई स्थानीय सांसद सच्चा भी है, ईमानदार भी है, तो उसकी बात भी लोगों को झूठी लगने लग गई। जब बड़े नेता ऐसा कर रहे हैं तो छोटों की बातों में यकीन कैसे करें? तो आपको लगता है ये डेंट यहाँ के उम्मीदवारों को भी झेलना पड़ा है? बिल्कुल झेलना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ अहिरवाल में मुद्दा था अग्निवीर का, तमाम लोगों में गुस्सा था। हालांकि मोदी सरकार लेकर के आई थी अग्निवीर, चाहे अहिर रेजिमेंट का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम जिस तरीके से जैसे मैनिफेस्टो पे बात की गई, मोदी जी ने उसमें मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लोगों ने पढ़ा। लेकिन इस बार जो कांग्रेस का प्रचार जो है, इंडिया गठबंधन बना है, तमाम लोग जो उसके अंदर है, किस तरीके से घेराव किया गया, और जब टिकट वितरण गुरुग्राम का हुआ और राज बब्बर को लाया गया, कैप्टन अजय सिंह यादव नाराज हुए,
तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर अपने यहाँ चुनाव कैसे उठा, किस तरीके का पूरा मामला अभी देखते हैं, ये जो भाजपा के उम्मीदवार है उनको कितना डेंट मानते हैं आप? मोहन जी देखिए, यहाँ सबसे पहले तो गुरुग्राम की सीट शुरू में ये लग रहा था अब यहाँ कोई उम्मीदवार ही नहीं है। हरियाणा की पहली सीट है गुरुग्राम लोकसभा, सबसे ज्यादा वोटों से जीती जाएगी और पुराने ही सांसद यहाँ से फिर से रिपीट करेंगे, वो जीत कर आएंगे। एक तो अति उत्साह जो था ना भाजपा के वर्करों के अंदर और जो राव साहब के समर्थक थे उनके अंदर, वो अति उत्साह लोगों में जो दिखा, वो कहते हैं ना किसी चीज को आप ज्यादा हाईलाइट कर दोगे तो लोग उससे भी वैसे परहेज करने लग जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं। तो एक तो ये वजह रही। दूसरी, टिकट वितरण देर से हुआ कांग्रेस का, तो लोग लगातार इंतजार करते रहे, रोज पूछते रहे कांग्रेस ने टिकट नहीं की, कोई कैंडिडेट नहीं है, टिकट क्यों नहीं दिया, टिकट नहीं मिला। तो वो चर्चा इतने लंबे समय तक रही। अगर लोगों की जबान पे कांग्रेस की टिकट वितरण एक चर्चा का विषय बन गया, कौतूहल का विषय बन गया और वो अपने आप प्रचार के अंदर शामिल हो गए। निगाह टिक गई लोगों की, वो अपने आप प्रचार में शामिल हो गया। फिर कप्तान साहब ने विरोध किया, उसके बाद फिर एक झटका लगा, अब कप्तान साहब को नहीं मिली टिकट, विरोध में मिली, तो अब भाजपा 100% जीतेगी क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार का विरोध होकर नहीं जीत पाएगी। मगर इस बार सबसे बड़ी बात आपने हरियाणा के अंदर देखी होगी, कांग्रेस में जो किसी पुराने नेता की टिकट कटी हो, कोई बदलाव हो, उसकी नाराजगी जरूर दिखी है, मगर आखिरी के अंदर 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा उनको मना लिया गया या उनकी खुद समझ में आ गई है, वो पार्टी के साथ निष्ठा से लग रहे हैं। जिसका उदाहरण अभी किरण चौधरी की कितनी चर्चा चल रही थी, मगर जिस दिन राहुल आए उस दिन दोनों एक मंच पर बैठे, राहुल ने उनसे क्या सुलह कराई, क्या बातचीत हो, वो बताएंगे। मगर किरण चौधरी डेडिकेशन से लग गई। चौधरी बीरेंद्र सिंह का आपने बयान देखा होगा, उन्होंने पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी कि मैं कांग्रेसी विचारधारा, कांग्रेस के साधु, अगर पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी तो मैं 10 की 10 लोकसभा में भी जाऊंगा, और अगर जहां से मेरी टिकट कटी है वहां से जिस कैंडिडेट को मिली है वो प्रचार के लिए मेरे पास निवेदन करने आएंगे तो मैं उनकी भी मदद करने जाऊंगा, मगर मैं जाऊंगा बुलाने पर। ये बिल्कुल अच्छी बात है। हर एक नेता का एक स्वाभिमान होता है, उसको बरकरार रखते हुए उन्होंने पार्टी की मदद की। यही हाल रेवाड़ी में कैप्टन साहब का रहा। कैप्टन साहब नाराज हुए, बड़ा नाराजगी जाहिर हुई बात नहीं होगा, मगर कैप्टन साहब फिर जिस तरह से लगे हैं उसका आप प्रभाव देखिए। धीरे 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 अगर रेवाड़ी विधानसभा आसपास की बात करते हैं तो कैप्टन साहब की वजह से कांग्रेस में उठान आ गया, कार्यकर्ता में जोश आया और धीरे धीरे वो कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ लगते चले गए। क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट के यहाँ निजी कार्यकर्ता नहीं है, मगर यहाँ के जो कांग्रेसी नेता हैं, चाहे वो बावड़ से हैं, रेवाड़ी से और जगह से, उन सबके अपने निजी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वर्कर हैं। जब वो मिलके काम किया तो वो प्लस होता चला गया। दूसरा, एक मैं मानता हूं 2% या 5% इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ लगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी तौर पर उतरे नहीं थे क्योंकि 10 साल से वो सत्ता में नहीं है, लंबे समय से, और वो निष्क्रिय हो गए थे। मगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो संख्या में बेशक कम हो, पर उनकी एक कार्यशैली, एक करने की क्षमता, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बराबर की रही है। जब वो चीजें प्लस हुई ना, वो कहते हैं बैलगाड़ी में अगर एक बैल मजबूत और एक हल्का भी जोड़ दे तो बैलगाड़ी चल जाती है, क्योंकि वो दूसरे को साथ खींच ले जाता है। आपको लगता है बब्बर जब टिकट लेकर के आए, बब्बर को लगता था ऐसा चुनाव प्रचार उठेगा? क्योंकि देखिए, राव इंदर जी जब नामांकन में गए, उन्होंने एक बात बोली थी कि कभी भी विरोधी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, विरोधी बरोबर का ताकतवर होता है, उससे चुनाव लड़ना में दमखम से लड़ना है। और राव इंद्रजीत सिंह भी कहीं ना कहीं इस बार आपको लगता है अकेले पड़ते नजर आए, उनके कार्यकर्ता जिस तरीके से लग रहे थे, और बब्बर का जो चुनाव उठा कहीं ना कहीं राव की चिंता उन्होंने बढ़ाई। देखिए मोहन जी, राव साहब बड़े राजनीतिक अनुभव रखते हैं, बड़े सुलझे हुए नेता है, वो हवा का रुख भी भापते हैं, वो सारी चीजें समझते हैं। कैप्टन साहब की टिकट कटते ही राव साहब को ये नहीं पता था कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, उन्हें लगता था कैंडिडेट डमी आएगा। कांग्रेस के जितने भी विधायक के दावेदार हैं या जो नेता हैं नो के नो विधानसभा पे, वो उसका विरोध करेंगे, वो हार जाएगा। मगर वो मंसूबा जो था भाजपा का, वो पूरी तरह से मंसूबा पूरा नहीं हो पाया और हुआ उसके उलट। शुरू में तो लगता था अगर राज बब्बर को टिकट दिया विरोध होगा, मगर जिस तरह राज बब्बर की पहली क्रॉसमेंट जो गुड़गांव में हुई थी, वो मैंने देखी थी, उसके अंदर राज बब्बर खुद बेताज थे, उन्हें लग नहीं रहा था चुनाव में कहां से शुरू करूं, कहां प्रचार और कैसे करना है। मगर जैसे जैसे विधानसभा वाइज गए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और जो नेता थे उनके साथ जुड़ते चले गए, और एक जो मोदी के विरोध में, भाजपा के विरोध में जो लहर चल रही थी, वो जब लोग साथ जुड़े तो उनकी लहर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। राव साहब की आप बात कर रहे थे जानने की, राव साहब भांप रहे हैं। राव साहब को जैसे ही पता चला कि ये पंजाबी कार्ड अब खेला जाएगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, तो राव साहब ने इसलिए अपने कार्यकर्ता को ताकीद किया था, अगर आप चुनाव को हल्का ना समझे, जिस तरह आप अति उत्साह में आप 5-6 लाख वोटों जीता हुआ दिखा रहे हैं, कोई कुछ भी बयान देता था इतने लाख से जीतेंगे, इतने लाख से जीतेंगे, राव साहब समझ रहे थे। अब उस आंकड़ों को तो छोड़े जीत का, इस बार अगर मैं जीत भी जाता हूं, लाख के अंतर से भी कम से जीत जाता हूं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। मगर ये बातें कार्यकर्ताओं के सामने कोई कह नहीं सकता नेता अपने,
वो भांप रहे थे इस चीज को, इसलिए वो बार बार कार्यकर्ताओं से कह रहे थे आप किसी भी कैंडिडेट को कमजोर ना समझे, चुनाव को चुनाव समझ के लगे रहे, और वो बात आखिरी तक सिद्ध हो गई। तो बब्बर के साथ भी क्या लगता है अंदर खाने मदद की गई है आपको लगता है? जैसे कैप्टन हाउस लग रहा था, क्योंकि राव चारों तरफ से घिरे, अपनी पार्टी में भी घिरे, उनके जो कार्यकर्ता उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार संभाला है। कोई बड़ा नेता भी कहे राव इंद्रजीत सिंह के लिए नहीं आया, लेकिन बब्बर के लिए कई सारे नेता है, सचिन पायलट हो चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो। और राव को तो अन्य क्षेत्रों में भी जाना पड़ा है ना, भिवाड़ी भी गए हैं, रोहतक भी गए हैं, तमाम जगह गए हैं। तो किस तरीके से उसको देखते हैं, फिर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कल जो नामांकन होगा उस पर। देखिए मोहन जी, राव को अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ा, वो जाना तो उनके लिए स्वाभाविक था, वो जाते, मगर जैसे जैसे चुनाव राव का खुद का फंसा नजर आया, उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मैं दूसरी लोकसभा में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि उसका असर मेरी लोकसभा पर पड़ेगा। मगर पार्टी के आदेश की वजह से मजबूरी में उनको भिवाड़ी महेंद्रगढ़ लोकसभा में और अपने रोहतक लोकसभा में उनको जाना पड़ा, प्रचार करना पड़ा। और इस बात को उन्होंने रोहतक में बयान भी कर दिया, अगर किसी भी कैंडिडेट के पास इतना टाइम नहीं होता वो आ सके, मगर पार्टी के दबाव की आदेश की वजह से और गडकरी जी से मेरे संबंध होने की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अपना जो भी उन्होंने लोगों को संबोधित करना था संबोधित किया, मगर फर्क यह है कि अगर वो कहते हैं कि मैं नेता अहीरों का हूं, सबसे बड़ी उनकी जान को दुविधा ये हो गई, इस बार जो कैंडिडेट आया दूसरी जगह वो मजबूत आया और उस लोगों में एक लहर चल गई, अहीर हमें जिताना है दूसरा भी। तो राव साहब जैसे ही वहां महेंद्रगढ़ लोकसभा में गए प्रचार करने के, वहां से उसको जिताना है उसको नहीं जिताना है, तो लोगों के मन में राय बनती चली गई। वैसे तो अपने आप को पूरे दक्षिण हरियाणा के अहीर नेता सिद्ध करना चाहते हैं, मगर कोई दूसरा अहीर अगर उभर कर सामने आना चाहता है तो ये हमेशा उसको दबाने का काम करते हैं, टांग खींचने का काम करते हैं। तो वो एक लोगों के अंदर ना एक राय बनती चली गई, वो इनको डेंट करने लगे राव साहब को। लेकिन कैप्टन अजय सिंह बब्बर को आपको लगता है पूरी ऑक्सीजन दे पाए? बिल्कुल दे पाए। अगर आप रेवाड़ी विधानसभा की बात करें या थोड़े बहुत जितने भी उनके कार्यकर्ता जहां भी विधानसभा के अंदर हैं, वो पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे, चाहे उस समय लड़े थे जब पूरा देश देशभक्ति में और मोदी में हुआ था, उस समय वो चुनाव लड़े थे, जो वोटर लेके गए थे वो भी अच्छा प्रतिशत था, कम नहीं था। अगर आप आंकड़े देखें तो वो जो उनके वोटर थे, जो उनको लगता था कैप्टन साहब एक जाने पहचाने चेहरे थे, बेशक हार गए थे गुड़गांव लोकसभा के लिए, लंबे समय वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो वो जो लोग थे कैप्टन साहब के खुलकर साथ आने से वो सारे लोग सक्रिय हो गए, उनमें एक ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ, वो कांग्रेस के साथ जी जान से लग गए। रेवाड़ी विधानसभा के लोग इसलिए लगे, उन्हें अपना आने वाला विधायक भी जिंदा रखना है चिरंजीव राव को, तो वो ये नहीं चाहते कि इस बार कांग्रेस यहां से हार के जाए रेवाड़ी विधानसभा से और हमारे विधायक की कहीं ना जो है मार्कशीट में नंबर कम हो, जो इनकी तैयार होनी है कांग्रेस की तरफ से, हाईकमान की तरफ। तो जब बब्बर को टिकट मिली, आप क्या मानते बब्बर क्या थे? मतलब क्या लगता है कैप्टन अजय सिंह यादव तराश पाए, उनको हीरा बना पाए, या लोकसभा में पहुंचा पाए, या पहुंचा देंगे? किस तरीके से देखते हैं? अगर जीत होगी तो कितने वोटों से हो सकती है, कितना मार्जिन रहेगा, कहां का क्योंकि कैप्टन का गुरुग्राम में भी, जैसे अपने का लोकसभा चुनाव खुद ने लड़ा हुआ है, पिछली बार सेकंड नंबर पे रहे थे, अच्छे खासे वोट लिए थे, क्या उसका फायदा मिला है? या फिर विधायक अपनी ताकत दिखा पाया रेवाड़ी क्षेत्र में? क्योंकि सबसे पहले कैप्टन से पहले बेटे ने यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता मीटिंग की थी और एक जोश भरने का काम किया था, तमाम चीजें अगर आपने देखी। उसके बाद गुरुग्राम में कैप्टन ने मीटिंग करी है, वहां राज बब्बर को मंच पे बुलाया और सारे गिले शिकवे दूर करके सिर्फ एक ही नारा दिया था, अब चुनाव बब्बर का नहीं कैप्टन का है। तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या विरोधियों को भी मैसेज देने की कोशिश की? मोहन जी, शुरुआत में राज बब्बर का चुनाव कहीं भी नहीं लग रहा था, मगर कैप्टन अजय यादव के सुपुत्र चिरंजीव राव जो स्थानीय विधायक हैं, जब उन्होंने यहाँ सभा की और उन्होंने मैसेज दिया, तब भी लोगों को नहीं लग रहा था, किसी को नहीं लग रहा था अब ये खाली हो सकता है, कोई ऊपरी दिखावा और अंदरूनी तौर पे उस लेवल की मदद नहीं करेंगे राज बब्बर की, केवल अपनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं पार्टी हाईकमान को दिखाने के लिए। मगर जैसे जैसे चुनाव लोगों की समझ में आया और कांग्रेसियों की समझ में आया, उसी तरह से धीरे धीरे ये मजबूती से लगने लग गए। जब इन्हें पता चला पार्टी हाईकमान की तरफ से आदेश है, जिस भी विधानसभा से कांग्रेस के कैंडिडेट की विधानसभा से अगर एमपी का कैंडिडेट हार कर जाएगा, वो आगे अपने टिकट की उम्मीद ना रखे, तो ये इनके लिए एक मजबूरी बन गई। उस मजबूरी के अंदर ये इतना आगे तक चले गए, ये उस लोकसभा के चुनाव को अपने विधानसभा के चुनाव की तरह लड़ने लग गए। इसलिए गली गली ये घूमने लग गए, वर्करों की मीटिंग लिए, एजेंट बनाए और उन सबको सक्रिय रूप से लगाया। दूसरा, इस बार जो आप देखिए चुनाव जो था, इस बार जो चुनाव था वो अहीर वर्सेस अदर बढ़ता चला गया धीरे 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 धीरे। पिछली बार 3 लोकसभा में जो वोट आई थी राव साहब को, हमारी जो मेवात की है उधर की जो विधानसभाएं अल्पसंख्यक जो वोटें आई थी वो बहुत कम आई थी, और इस बार वो मार्जिन उससे भी कम रहेगा।
मगर हमारी इधर की जो 3 विधानसभा थी, जिसके अंदर बावड़ है, रेवाड़ी है, पटौदी है, इन तीनों ने उस मार्जिन को खत्म कर दिया था, बराबर कर दिया था। गुड़गांवा से और बादशाहपुर से राव साहब को जो बढ़त मिली वो समझ लो जीत थी। मगर इस बार क्या हो रहा है, इधर भी उनको वोट प्रतिशत पहले से कम मिल रहा है और मेवात में उनका वोट प्रतिशत घट रहा है। तो वो घटेगा उधर, इधर भी कुछ घटेगा। जब हर विधानसभा से थोड़ा थोड़ा वोट बैंक घटेगा और उसको आप प्लस करेंगे तो एक बड़ी संख्या वो बन जाती है। जिसका मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर राव साहब को जब भाजपा की टिकट मिली तो उन्हें ये लग रहा था कि भाजपा के जो भी नेता है उनकी मजबूरी रहेगी, जब मैं भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ूंगा अगर मेरे मंच पे उनको आना पड़ेगा और मैं यहाँ के सभी नेताओं को दिखा दूंगा अगर मैं सर्वोच्च हूं, कैसी भी मेरे साथ परिस्थिति रही हो, मेरे साथ चाहे वो मजबूरी में आए, पर भाजपा के जो भी नेता है उन सबको मेरे मंच के ऊपर खड़ा होना पड़ा, मेरे मन मार के खड़े हुए, पर मेरे साथ उनको मन साझा करना पड़ा और मेरे लिए वोट मांगनी पड़ी। आपको लगता है कहीं खड़े मिले, कहीं दिखा? पर यही दिक्कत हुई कि जो भाजपा के अन्य नेता थे जिनका तालमेल राव साहब के साथ नहीं बैठता है या अंदरूनी रूप से उनका मन मेल नहीं खाता है, वो इस बार इतना कड़ा स्टैंड ले गए। अगर वो भाजपा के राव साहब के लिए भाजपा के वोट बैंक को राव साहब को डलवाना ही नहीं चाहते हैं, अपने निजी वोट बैंक को नहीं डलवाना चाहते, और ये दिक्कत राव साहब के लिए बहुत बड़ी खड़ी हो गई। बेशक आप ये कह सकते हैं, अगर जब मैंने पीछे कई डिबेट की तो एक समर्थक जो थे भाजपा के समर्थक लगा लिया अन्य, उन्होंने कई बार कहा अगर नहीं उनका क्या वजूद है, उनका क्या वजूद, अरे वजूद सबका है। जब एक पार्षद का भी 1500 वोट है, अगर वो 200-250 भी किसी को डलवाता है कैंडिडेट को दूसरे को, तो वजूद उसका भी है, क्योंकि लोकतंत्र में एक वोट का भी वजूद है। और जब एक प्लस करते हैं तो संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये जो डेंट था ना, ये प्लस प्लस होता चला गया, ये संख्या इतनी बड़ी हो गई। वो जो डेंट राव साहब को हुआ भाजपा के अंदरूनी खाते विरोध की वजह से और विपक्ष की वजह से डेंट हुआ, वो इतना बड़ा मार्जिन बढ़ गया। अब इस बार चुनाव बड़ा ही क्रूशियल और क्रिटिकल हो गया है। खुद इस चीज की चिंता विपक्षी दल को और भाजपा को भी है, सब इस संशय में है अब चुनाव परिणाम क्या आएगा। चलिए अब चलते चलते कल मतदान हो जाएगा, क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव पूरा प्रचार किया गया, तमाम कांग्रेसी कैप्टन अजीत सिंह यादव या उनके सुपुत्र या अन्य नेता, कल जिस तरीके से मतदान होगा क्या वहां भी इसी तरीके का रूप देखने का मिलेगा? वोटों को घरों से निकाल पाएंगे वो लोग? तमाम वोट डलवाने भी जरूरी है। प्रचार तो आपने कर दिया, प्रचार में कैप्टन हाउस ने अपने नंबर बना लिए, बिल्कुल नो डाउट, पसीना बहाया, रोड शो किया, तमाम चीजें, बहुत वीडियो चले हैं एक एक चीज, और कैप्टन ने तो गारंटी दे दी। जब बार बार उनसे सवाल किया गया कि बब्बर की गारंटी क्या है, तो बोला मेरा घर है। ये तमाम चीजें पिता पुत्र यानी कि कहते रहे और डंके की चोट पे कहते रहे कि हमारा घर है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल वोट बैंक का है कि अब वोट घरों से कैसे निकलेंगे। तमाम जो पार्षदों की, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, बूथों पे जो लगाई गई है, क्या वोट भी उस तरीके से डलवा पाएंगे? मोहन जी देखिए, ड्यूटी सभी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल पर लगाई है। गर्मी की वजह से वोट कम डालेगा, इस बार प्रतिशत कम रहेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। मगर फिर भी क्या होता है, जब भी वोट परसेंट की बात है, जब सरकार के विरोध में अगर लोग होते हैं ना, तो विरोध वालों का वोट परसेंटेज ज्यादा रहता है, जो पक्ष में रहते हैं उनका वोट प्रतिशत हमेशा पोल कम होता है। या आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं कहीं भी। अब ड्यूटी लगी है तो रेवाड़ी विधानसभा के अंदर तो मैं मानता हूं कैप्टन अजय यादव, उनके पुत्र चिरंजीव यादव के जो वर्कर हैं वो पूरी निष्ठा से वोट डलवाएंगे, क्योंकि वो पीछे हर चुनाव में उनका इंटरफेरेंस रहा है। जैसे राव साहब का इंटरफेरेंस रहता है जिला परिषद के केवल चेयरमैन बनाने तक रहता है, ब्लॉक समिति के चेयरमैन बनाने तक रहता है, वो इंटरफेयर उनको जिला पार्षद को जिताने या ब्लॉक समिति मेंबर को जिताने में इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक की मदद करूंगा तो दूसरा नुकसान होगा। मगर कैप्टन अजय यादव का मैंने हमेशा एक देखा है कि वो हर वार्ड के अंदर नगर परिषद में चुनाव होते हैं तो वो केवल अपना जो उनका समर्थक है उनको जिताने के लिए वो ज्यादा प्रयास करते हैं, वो न्यूट्रल कम रहते हैं। तो ये बेनिफिट उनको इस चुनाव में मिलेगा। अब उनके जो वर्कर हैं वो खुलकर लगे रहेंगे, उन्हें पता है आने वाले समय में विधायक हमें फिर से बनाना है चिरंजीव को, तो वो अपना दम दिखाने के लिए वोट परसेंटेज डलवाएंगे और वो लगे रहेंगे। क्योंकि अब आप मान के चलिए बावड़ के अंदर रंगा साहब तैयारी कर रहे हैं, तो रंगा साहब की भी मजबूरी है, टिकट की दावेदारी अगर पेश करेंगे तो उनको भी वोट वहां डलवाना पड़ेगा। भाजपा के हमारे यहाँ से स्थानीय विधायक नहीं है, कांग्रेस के विधायक हैं, तो भाजपा के जो स्थानीय विधायक नहीं है उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होने में उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हारे हुए हैं। अगर वोट कम भी आई तो उनके टिकट वितरण इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा, मगर जो जीते हुए विधायक हैं अगर उनके वहां से वोट कम आती है तो उनकी रिपोर्ट कार्ड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। चलिए अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कैप्टन और चिरंजीव राव को आप कितने नंबर देते हैं पूरे चुनाव में? क्या लगता है, मतलब जो फिर सवाल आता है, क्या वो तराश करके हीरा बना पाएंगे? राज बब्बर को जिता करके एक नंबर बनेगा ऊपर, पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी तक, प्रियंका गांधी तक, सोनिया गांधी तक,
कि आपने भले टिकट काट दियो, चलो नहीं दी, लेकिन हमने अपनी तरफ से यानी कि यहाँ से जिता करके लोकसभा में पहुंचा दिया। मोहन जी, शुरू में हमें भी लगता था कैप्टन साहब को टिकट मिलनी चाहिए और 2 अहीर कैंडिडेट होंगे तो फायदा मिलेगा, मगर उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी था। कैप्टन साहब पिछला लोकसभा का चुनाव हारे, एक विधानसभा का चुनाव हारे, राव साहब लगातार 5 बार के सांसद हैं, तो जब उनके खिलाफ प्रचार होता है तो बीजेपी वाले यही प्रचार करते हैं कि ये तो हारा हुआ कैंडिडेट है। लोगों के दिमाग में वो बिल्कुल सेट कर देते माइंड सेट, अब हारा हुआ कैंडिडेट है, पिछली बार भी हारा था, विधानसभा भी हारा था, राव साहब 5 बार के सांसद हैं, विधायक रह चुके हैं, तो एक नैरेटिव था ना वो अलग चेंज हो जाता। कैप्टन की हार होती और अब जो समीकरण बना, अब ये बात खत्म हो गई। 5 बार के सांसद राज बब्बर हैं, 5 साल के राज बब्बर विधायक जी हैं, अपने सांसद साहब है, राज बब्बर हैं दोनों। अब वो एक जो था ना, एक वो मुद्दा वो खत्म हो गया। दूसरा मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कह सकती कि हम अग्निवीर को खत्म करेंगे। इस मुद्दे पर बोल नहीं सकते जब तक हाई कमान के उनके नेता नहीं बोल रहे। जो पॉलिसी वो लेके आ रहे हैं, तो उनके जो निचले स्तर के जो नेता हैं वो कैसे कह सकते हैं कि इस योजना को ये गलत है, हम इसको बदल देंगे या खत्म करवाएंगे। तो ये एक उनका फैक्ट जो डेंट कर रहा है। विपक्ष बोल रहा है बार बार हम अग्निवीर को खत्म करेंगे, इलाके के यहाँ सबसे ज्यादा फौज में जाते हैं, हम उसको डेंट खत्म कर देंगे, तो ये एक उनको प्लस मिल रहा है। दूसरा, अहीर रेजिमेंट का मुद्दा लगातार चल रहा है। अब ये कह रहे हैं मैनिफेस्टो में कि हम अहीर रेजिमेंट बनाएंगे, ये काम करेंगे, तो जनता सवाल करेगी 10 साल में आपने क्यों नहीं किया जाए? 10 साल में आप एम्स का एक शिलान्यास आप पत्थर लगवा पाए हैं, तो आगे जो आप काम कराने की बात करेंगे, क्या वो योजना 20 साल की है, 30 साल की है, कितने टाइम की है योजना वो? तो ये मैंने दिमाग में लोगों के में बैठा हुआ है। दूसरा, कैप्टन साहब ने बिल्कुल राज बब्बर का यहाँ जनाधार नहीं था, अब जनाधार जो बना वो कैप्टन साहब के सारे अन्य नेताओं के सारे जनाधार बढ़ता चला गया। लोगों की एक सिंपैथी कांग्रेस से हो गई, दलित वोटों की हो गई, संविधान की वजह से। बीसी वोटर है वो भाजपा से नाराज है, राजपूत समाज नाराज है। सचिन पायलट जैसे यहाँ प्रोग्राम करके गए तो गुजरों के जो वोट बैंक था उसमें भी डेंट हुआ है। और दूसरा, राव साहब के चारों साइड बड़े बड़े नेता सभाएं करके जा रहे हैं। नितिन गडकरी जी कोसली में आ गए, प्रधानमंत्री जी भिवानी लोकसभा में आ गए, पर रेवाड़ी में कोई सभा करने नहीं आया। ये भी एक सोचने का विषय है कि ये क्या दिक्कत है। वो राव साहब को इतना बड़ा नेता समझ रहे थे कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, या पार्टी हाईकमान उनके लिए चाहता ही नहीं कि हम इसका प्रचार करें, क्योंकि राव साहब अपने आप को स्वयं में एक बहुत बड़ा नेता मानते हैं, तो इसलिए हम उसका प्रचार नहीं करना चाहते। वो पार्टी लीग से थोड़ा हटके चलते हैं, इसलिए भी एक वजह हो सकती है। कैप्टन साहब ने, चिरंजीव ने यकीनन राज बब्बर के चुनाव को उठा दिया है, और अगर राज बब्बर जीतते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा श्रेय अगर इस 9 विधानसभा में जाना चाहिए जीत का, तो कैप्टन साहब और चिरंजीव राव को जाना चाहिए। अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि बड़े नेता नहीं आए राव के लिए। राव के कद को तो बड़ा मानते ही, कोसली में क्यों बुलाया भाई? कोसली में आप बुलाते हो जब आपकी जरूरत होती है, जब तो राव को आप पसंद करते हो। जी, मैं इस बात पे थोड़ा एक दूसरी राय रखूंगा। कोसली में बुलाना नहीं, वहां तो नितिन गडकरी जी आ रहे थे और इसलिए राव साहब गए। कोसली में बुलाना उस बात को मानता, प्रेस नोट चेंज किया भैया, पहले राव का नाम नहीं था उसके अंदर, पहले राव का इन्विटेशन नहीं था, बाद में पार्टी। मोहन जी, वो इसलिए किया गया, अगर राव साहब वहां नहीं जाते तो फिर एक नया विवाद जन्म ले लेता। राव साहब कोसली में नहीं गए, क्या वजह है, क्या दिक्कत है, क्या विषय है? इसलिए पार्टी ने मजबूरी में उनको एंड टाइम पे बुलाया गया। अगर कोसली में उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट था तो नितिन गडकरी की बजाय राव साहब की एक बड़ी जनसभा रख देते और फिर पता चलता कितना वोट आया, क्या प्रभाव रहा। इसी तरह और जहां राव साहब का प्रभाव लगता था, उनकी स्वयं जो वो बड़े नेता है दक्षिणी हरियाणा के लिए, तो उनको ही स्टार प्रचारक बना के अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं भेजा गया? जरूरत के हिसाब से तो लेके आए ना, 14 में भी लेके आए। राव के सारे तो हरियाणा में सरकार आई, राव को सपना दिखाते हो आप, जरूरत राव की होती है जब तो आप राव को लेके आते हो। मोहन जी, भाजपा मतलब निकल भाजपा में एक बड़ी पॉलिसी है यूज एंड थ्रो की। जब तक आपकी जरूरत है तब तक आपका इस्तेमाल करेंगे, जिस दिन आप उनके काम के नहीं हो, आप लंगड़े घोड़े की तरह आपको अस्तबल से बाहर कर दिया जाएगा। ये आप पिछला रिकॉर्ड भाजपा को उठा के देख सकते हैं। जरूरत के समय केवल याद करते हैं। अगर भाजपा को लगता है राव साहब की जरूरत जब तक थी, इनको बहलाए फुसलाए रखा, इनकी बात मानते रहे, जब उन्हें लगने लगा कि राव साहब को हमने ठिकाने लगा दिया है, जैसे आप राजस्थान में बात करें वसुंधरा को ठिकाने लगाया, जो भी बड़े बड़े नेता वजूद रखते थे उन सबको ठिकाने लगाने का काम भाजपा ने किया है। और मुझे तो लगता है जिस तरह जो भाजपा के ही पदाधिकारी नेता हैं वो राव साहब की मदद नहीं कर रहे हैं। मुझे एक पॉलिसी लगती है नहीं किया, लेकिन अब भी अगर राव सीट निकालते हैं तो फिर भाजपा के लिए मुसीबत नहीं होगी आगे। अगर आज की परिस्थिति में भी राव साहब जीत जाते हैं तो यकीन मान के चलिए जीत रहे हैं, कद बड़ा है उनका अभी भी। आज की देर में काटे मुकाबला बरोबर का है। देखिए आप और हम ये नहीं कह सकते राव कहीं भी कमजोर है। देखिए मोहन जी, ना तो मैं राज बब्बर की जीत का दावा कर सकता हूँ यहाँ बैठ के, ना ही मैं
मैं राव साहब की जीत का दावा कर सकता हूं, किसी की जीत का दावा नहीं कर रहे। क्योंकि जीत वोटरों ने दिलानी है, हार जीत वोटरों के वोट से होगी, कौन कितना परसेंट किसको वोट डालेगा। मैं आपने सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं। अगर राव साहब जीतते हैं तो राव साहब पहले से भी 4 गुना बड़े नेता के तौर पर उभर कर आएंगे, बड़े राजनीति के तौर पर। और ये जितने भी और जो कैंडिडेट हैं, जो विधायक के अन्य हैं, ये सब उनसे बहुत नीचे नजर आएंगे, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे भाजपा के हैं या अन्य दलों के हैं। तो अब ये हार जीत से ज्यादा कद को छोटा और बड़ा करने की हो गई। बिल्कुल, लड़ाई असली ये चल रही है, लड़ाई ये चल रही है कि राव साहब अगर इस बार हार जाते हैं तो जिनको भी ये दबा कर रखते हैं, राजनीति में अपने समकक्ष नहीं लाना चाहते हैं। राव साहब ने जिस तरह हर एक के साथ टांग खिंचाई का काम किया कि मेरे बराबर का कद का नेता यहां कोई पैदा ना हो, केवल मैं ही मैं दुखूं तभी मेरी पूछ रहेगी। तो ये लड़ाई उस चीज की चल रही है कि राव साहब चाहते हैं मैं अपने बराबर किसी को भी पनपने ना दूं, तब मेरी पूछ रहे। अगर वो अपने बराबर किसी नेता को यहाँ कद मिल गया, कोई सांसद या मंत्री बन गया, तो फिर रामपुर हाउस जाने वालों की भीड़ कम हो जाती है, उसके वहां भीड़ ज्यादा लगने तो वर्चस्व की लड़ाई नजर आ रही है। बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है मोहन जी, वर्चस्व की लड़ाई है, तभी चुनाव को इस तरीके से लड़ा जा रहा है। इससे पहले राव साहब की टीम या राव साहब कभी गली गली कूचे कूचे नहीं फिरी, ना इतनी सभाएं की, ना इतनी नुक्कड़ सभाएं की, मीटिंगें की। मगर ये पहला चुनाव है जिसके अंदर हर एक नेता को ग्राउंड लेवल पर आम आदमी कार्यकर्ताओं के पास जाना पड़ता है। इससे पहले राव साहब की राजनीति केवल रामपुर हाउस में बैठ के ऐसा क्यों मानते भाई? मेहनत भी तो मान लो ना भाई, अगले गए हैं तो मेहनत की है, इसके मतलब तो उसका श्रेय भी तो मिलता है ना। आप ये क्यों मानते हो कि डर की वजह से गए हैं? नहीं, डर नहीं कह रहा मैं की वजह भाई लोगों से कनेक्टिविटी रखी है कि गली गली मोहल्ले गए वोट मांगे अगले, और चुनाव में काम ही वोट मांगने का है। मोहन जी, पिछला रिकॉर्ड हम किसी का खंगालते हैं तो उसका नए घर पिछले का कंपैरिजन किया जाता है। पिछले रिकॉर्ड जो राव साहब ने लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, चाहे कांग्रेस के टाइम लगे, अब के टाइम लड़े, इतनी सभाएं राव साहब ने, इतनी नुक्कड़ सभाएं और इतनी जो है डोर टू डोर जो कन्वेंसिंग कभी राव साहब ने, उनके निजी वर्करों ने, परिवार ने नहीं की, जितनी अब उनको करनी पड़ रही है। भाई आखिरी चुनाव है तो राव साहब कह चुके मेरा आखिरी चुनाव है। मोहन जी, आखिरी चुनाव के रिजल्ट मुझे तो लगता है जिसने भी हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ जब लोकसभा रही, गुड़गांव भिवानी, जिसने भी आखिरी चुनाव कह के लड़ा है उसका रिजल्ट हमेशा अलग ही तरह का आया है। क्योंकि आप वहां देखते हैं पीछे महेंद्रगढ़ जब डिस्ट्रिक्ट था उस टाइम जब आखिरी चुनाव कह के लड़ा गया तो रिजल्ट विपरीत आया। कर्नल राम सिंह के टाइम में आखिरी चुनाव कह के लड़ा गया तभी रिजल्ट विपरीत आया। और अगर आप भी आखिरी चुनाव मानते हैं तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, ये 4 तारीख को डब्बे में बंद होगा। 4 तारीख को डब्बे में बंद होगा। लेकिन तमाम चुनाव प्रचार हुआ बड़े शांतिपूर्वक, कोई ऐसी घटना चुनाव प्रचार के दौरान नहीं हुई। और हम उम्मीद करते हैं कल मतदान भी शांतिपूर्वक होगा, लोग अपने घरों से निकले, मतदान करें। किसे जिताना है, किसे हराना है, वो लोगों के हाथ में है, क्योंकि लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। और लोग अपना मतदान करने के लिए घरों से निकले, मतदान जरूर करें, चाहे जिसको मर्जी करे। और अपने किन मुद्दों पे मतदान करेंगे वो लोगों का अपना विवेक होगा। लेकिन सवाल यह है, जिस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार हुआ, तमाम चीजें हुई, अहीरवाल में एक शांतिपूर्वक तमाम माहौल बनाए रखा, तमाम नेताओं ने प्रचार किया, बहुत नेता यहाँ पर आए, पसीना तमाम उम्मीदवारों ने बहाया, कार्यकर्ताओं ने बहाया दिन रात। अब किसकी मेहनत सफल होगी ये परिणाम में सामने आएगा। तो विनय जी से हमने तमाम चीज की। सवाल था राज बब्बर का, जो बाहरी थे, पैरासूट से आए थे, उसको किस तरीके से कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपना चुनाव बना करके लड़ाया, किस तरीके से फायदा पहुंचाया, ये चुनाव परिणाम में सामने आएगा। विनय जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।